आर्या विला आज सुबह से ही किसी त्योहार की तरह चमक रहा था। घर का हर कोना रौनक से भरा हुआ था। सूरज की हल्की सुनहरी किरणें जैसे ही खिड़कियों से अंदर आई, पूरे घर में हलचल शुरू हो गई। नौकर इधर से उधर भाग रहे थे, कोई सजावट संभाल रहा था तो कोई मेहमानों के लिए तैयारियां कर रहा था। किचन में वसुंधरा जी अपनी सख्त आवाज में सबको जल्दी जल्दी काम खत्म करने के निर्देश दे रही थी। उनके चेहरे पर खुशी इतनी साफ दिखाई दे रही थी जैसे बरसों पुराना कोई सपना आखिरकार पूरा होने जा रहा हो। वजह भी खास थी क्योंकि आज उनके सबसे छोटे बेटे अनमोल की शादी थी। हालांकि ये शादी बाकी शादियों जैसी नहीं थी। शादी तो आज होने वाली थी लेकिन विदाई अभी नहीं। इसके पीछे एक ऐसी बात थी जिसने दोनों परिवारों को सालों से सोच में डाल रखा था। अंकिता की कुंडली में एक गंभीर दोष बताया गया था। पंडितों के अनुसार अगर उसकी शादी 18 साल की उम्र में नहीं हुई तो उसके पति की जिंदगी खतरे में पड़ सकती थी। ये बात सुनकर घर में कई बार बहस हुई थी। अनमोल इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। उसे इन कुंडली और दोषों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, लेकिन अपनी माँ की जिद और उनके डर के आगे वह कभी ना नहीं कह पाया। दूसरी तरफ अंकिता के माता पिता इतने जल्दबाजी में नहीं थे। उनका मानना था कि उनकी बेटी अभी बहुत छोटी है और उसकी शादी सही उम्र में ही होनी चाहिए। लेकिन वसुंधरा जी अपनी बात मनवाना अच्छी तरह जानती थी। उन्हें सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि अगर अनमोल वापस लंदन चला गया तो कहीं वहां किसी विदेशी लड़की को पसंद करके शादी ना कर ले। यही वजह थी कि उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया था कि अनमोल इस बार बिना शादी किए विदेश नहीं जाएगा। पूरे परिवार में उनकी बात को अंतिम फैसला माना जाता था। उनके सामने कोई खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं करता था। आखिरकार दोनों परिवारों ने बीच का रास्ता निकाला। तय हुआ कि शादी अभी कर दी जाएगी, लेकिन अंकिता की विदाई उसके 20 साल पूरे होने के बाद होगी। वैसे भी अनमोल और अंकिता बचपन से ही एक दूसरे को चाहते थे। उनकी दोस्ती कब प्यार में बदल गई ये शायद उन्हें खुद भी याद नहीं था। दोनों हमेशा साथ रहने के सपने देखते थे और वसुंधरा जी अपने बेटे की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। उन्हें लगा कि यही सबसे सही फैसला है। तब तक अनमोल अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगा, खुद के पैरों पर खड़ा हो जाएगा और पूरे रीति रिवाजों के साथ अंकिता को अपने घर ले आएगा। शादी की लगभग सारी तैयारियां पहले ही पूरी हो चुकी थी। रात 9 बजे शुभ मुहूर्त रखा गया था और इसी वजह से आज घर में किसी को आराम करने की इजाजत नहीं थी। वसुंधरा जी सुबह से ही चाहती थी कि सब लोग समय पर नाश्ता कर लें ताकि बाद में कोई भागदौड़ ना हो। घर का सबसे लाडला बेटा अनमोल अभी तक अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहा था, जबकि नीचे पूरा परिवार जाग चुका था। बड़ी बहू सिया अपने तीनों बच्चों के साथ सबसे पहले डाइनिंग टेबल पर पहुंच गई थी। आज रविवार था, इसलिए बच्चों ने देर तक सोने का सपना देखा था, लेकिन वसुंधरा जी के आदेश के आगे किसी की नहीं चली। उन्होंने साफ कहा था कि सुबह 7 बजे तक पूरा परिवार नाश्ते की मेज पर होना चाहिए। तभी उनकी नजर अपने दोनों बड़े बेटों राज और मोहित पर पड़ी, जो अभी तक नीचे नहीं आए थे। उन्होंने नाराज होकर कहा कि आज उनके छोटे भाई की शादी है और दोनों अब तक सो रहे हैं, जैसे घर में कुछ खास हो ही नहीं रहा। वह खुद उन्हें जगाने ऊपर जाने लगी, लेकिन तभी सीढ़ियों से उनिंदे चेहरे लिए राज और मोहित नीचे उतरते दिखाई दिए। दोनों की आंखें नींद से भरी हुई थी और चेहरे पर साफ लिखा था कि उनकी नींद अभी पूरी नहीं हुई। नीचे आते ही दोनों ने मुस्कुराकर अपनी माँ को गुड मॉर्निंग कहा। वसुंधरा जी ने भी हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, लेकिन उनका ध्यान अब अनमोल पर था। उन्होंने कहा कि तुम दोनों जाकर नाश्ता करो, मैं अनमोल को उठाकर लाती हूँ। उनके चेहरे पर अपने छोटे बेटे के लिए अलग ही ममता झलक रही थी। तभी राज हंसते हुए बोला कि मम्मा, उसे थोड़ी देर और सोने दीजिए, आखिर आज उसके कुंवारेपन का आखिरी दिन है। कल तो वैसे भी उसे वापस लंदन जाना है। मोहित भी हंस पड़ा और बोला कि बेचारे को थोड़ा आराम करने दीजिए, लेकिन वसुंधरा जी ने तुरंत अपना चश्मा ठीक करते हुए दोनों को घूरा और बोली कि कल वह चला जाएगा, इसीलिए तो आज मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा समय हमारे साथ बिताए। फिर थोड़ा गंभीर होकर उन्होंने कहा कि शादी वाले दिन देर तक सोना अच्छा नहीं माना जाता। उनकी बात सुनकर दोनों भाई एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और धीरे से मुस्कुरा दिए। उन्हें हमेशा लगता था कि उनकी माँ अभी भी पुराने जमाने की बातों में विश्वास करती है।
वसुंधरा जी ने धीरे से अनमोल के कमरे का दरवाजा खोला। पूरा कमरा अभी भी नींद की खामोशी में डूबा हुआ था। अनमोल मोटे कंबल में इस तरह छुपा पड़ा था जैसे अभी तक गहरी नींद में हो, लेकिन उसके चेहरे की हल्की हरकतें बता रही थी कि वह जाग चुका है। वसुंधरा जी ने आगे बढ़कर खिड़कियों के भारी पर्दे हटाए तो सुनहरी रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। उसी पल कंबल के अंदर हल्की सी हलचल हुई। दरअसल अनमोल अभी कुछ सेकंड पहले ही फोन पर किसी से धीमी आवाज में बात कर रहा था। उसने जल्दी से फुसफुसाकर कहा, अच्छा जान, अभी कॉल रखता हूँ, मम्मा आ गई हैं, बाद में बात करता हूँ। इतना कहकर उसने फोन बंद किया और दोबारा आंखें बंद करके ऐसे लेट गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वसुंधरा जी उसके इस बिचकाने नाटक को समझ नहीं पाई। उन्होंने प्यार से उसके सर पर पड़ा कंबल हटाया और उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोली, उठ जाओ अनमोल, इतना देर तक सोना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हमने तुम्हारा नाम अनमोल इसीलिए रखा था ताकि तुम अपने संस्कारों और रीति रिवाजों की इज्जत करो, लेकिन ये देर तक सोने की आदत बिल्कुल ठीक नहीं है बेटा। उनकी आवाज में शिकायत कम और ममता ज्यादा थी। अनमोल धीरे धीरे आंखें मलते हुए उठ बैठा और मुस्कुराकर बोला, अरे मम्मा, वहाँ लंदन में तो मैं रोज सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ, लेकिन यहाँ अपने घर में ऐसी सुकून वाली नींद आती है कि आंखें ही नहीं खुलती। और वैसे भी ये मेरा आखिरी दिन है यहाँ, कल तो मुझे आप सबको छोड़कर फिर वापस जाना पड़ेगा। इतना कहते हुए उसने बच्चों की तरह अपनी बाहें माँ के गले में डाल दी। उसकी बात सुनते ही वसुंधरा जी के चेहरे की मुस्कान हल्की सी फीकी पड़ गई। उन्हें अपने बेटे का विदेश जाना कभी पसंद नहीं था। उन्होंने एक लंबी सांस लेकर कहा, क्या जरूरत है भला इतनी दूर परदेश जाने की? यहाँ अपने पापा का इतना बड़ा कारोबार है, तुम्हारे दोनों भाई भी तो यही संभाल रहे हैं, तुम भी यही रहो ना। ये बात वो जाने कितनी बार दोहरा चुकी थी, मगर हर बार की तरह अनमोल ने भी मुस्कुराकर वही जवाब दिया, मम्मा बस 2 साल और, उसके बाद हमेशा के लिए वापस आ जाऊंगा, फिर यहीं अपना बिजनेस शुरू करूंगा और कभी आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, आई प्रोमिस। वसुंधरा जी ने हल्की मुस्कान के साथ उसका गाल थपथपाया और बोली, अच्छा ठीक है, अब जल्दी नीचे आ जाओ, सब लोग नाश्ते की मेज पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, और हाँ, आज तुम्हारी शादी है, कहीं ये बात भूल तो नहीं गए? उनकी बात सुनते ही अनमोल का चेहरा चमक उठा। उसकी आंखों में ऐसी खुशी उतर आई जैसे किसी बच्चे को उसका सबसे पसंदीदा खिलौना मिल गया हो। वो हंसते हुए बोला, अरे मम्मा, मैं ये कैसे भूल सकता हूँ, लेकिन आपने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है। शादी तो करवा रही हैं लेकिन विदाई नहीं। मैं तो कहता हूँ आज ही अंकिता को साथ लेकर लंदन चला जाता हूँ, वहाँ कम से कम अकेलापन तो नहीं रहेगा। और वैसे भी ये कुंडली दोष वाली बातें मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती, ये सब बेकार की बातें हैं। वो आखिर अपने दिल की बात कह ही बैठा, लेकिन वसुंधरा जी ने तुरंत उसके कंधे पर हल्की सी चपत लगाई और बोली, ज्यादा बेशर्म मत बनो, अपनी और अंकिता की उम्र देखी है, अभी से विदाई की बातें कर रहे हो। जो फैसला बड़े लोगों ने किया है वही होगा। 2 साल बाद ही विदाई होगी। अंकिता अभी सिर्फ 18 साल की है, तब तक 20 की हो जाएगी और तुम भी अपनी पढ़ाई पूरी करके समझदार बन जाओगे। अभी तो तुम्हारे अंदर बच्चों जैसी हरकतें भरी हुई हैं। अनमोल बस सिर खुजलाकर रह गया। उसे समझ आ गया था कि इस मामले में उसकी माँ से बहस करना बेकार है। वसुंधरा जी कमरे से बाहर चली गई और अनमोल गहरी सांस लेकर बिस्तर पर बैठ गया। उसने तुरंत अपना मोबाइल उठाकर देखा। अभी थोड़ी देर पहले तो वह अंकिता से ही बात कर रहा था। पूरी रात दोनों ने एक दूसरे से बातें की थी। दोनों ने एक दूसरे को सोने नहीं दिया था। अब आंखों में नींद साफ उतर आई थी, लेकिन नीचे जाना भी जरूरी था। दूसरी तरफ 18 साल की अंकिता भी अपने कमरे में धीरे धीरे आंखें खोल रही थी। उसने उठते ही लंबी सी अंगड़ाई ली और मुस्कुराकर खुद को आईने में देखा। आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। खुशी इतनी थी कि दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसी खुशी के बीच हल्की सी उदासी भी छुपी हुई थी। आज वह हमेशा के लिए अनमोल के नाम से जुड़ने वाली थी, लेकिन फिर भी 2 साल तक उससे दूर रहना पड़ेगा। ये सोचते ही उसका दिल भर आता था। अनमोल सिर्फ उसका होने वाला पति नहीं था, बल्कि उसका बचपन, उसकी आदत और उसकी पूरी दुनिया था।
दोनों बचपन से साथ बड़े हुए थे। उनके घर आमने सामने थे और उनके परिवारों में इतना अपनापन था कि दोनों घर एक ही लगते थे। राघव जी और विक्रम जी सिर्फ पड़ोसी नहीं बल्कि बहुत पुराने और गहरे दोस्त थे। विक्रम जी के 3 बेटे और 1 बेटी थी। 2 बेटों और 1 बेटी नंदिनी की शादी हो चुकी थी, जबकि अनमोल सबसे छोटा और सबसे लाडला था। बचपन से ही उसे पढ़ाई का बहुत शौक था। बीकॉम पूरा करने के बाद वह एमबीए के लिए लंदन चला गया था। 2 साल वहां गुजारने के बाद जब वह छुट्टियों में वापस आया तो परिवार वालों ने उसकी और अंकिता की शादी का फैसला कर लिया। वैसे भी दोनों के प्यार से कौन अनजान था। उनकी आंखें ही सब कुछ बयां कर देती थी। अंकिता ने अभी कॉलेज जाना शुरू किया था और अपनी उम्र के हिसाब से बेहद मासूम थी। वह ढीला सा कुर्ता पहने नीचे हॉल में पहुंची तो उसकी माँ काव्या जी किचन में नाश्ता तैयार कर रही थी। अंकिता इस घर की इकलौती बेटी और सबकी जान थी। गोरा चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें और मासूम मुस्कान, बिल्कुल किसी गुड़िया जैसी लगती थी। किचन में जाते ही तले जा रहे किचन कबाबों की खुशबू उसके नथनों से टकराई। वह खुद को रोक नहीं पाई और उंगली से थोड़ा मसाला उठाकर चख लिया। काव्या जी ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम कभी नहीं सुधरोगी। पता है ना तुम्हारी होने वाली सास कितनी सफाई पसंद है। अगर उन्होंने तुम्हें ऐसा करते देख लिया तो लंबा लेक्चर शुरू हो जाएगा। उनकी बात सुनकर अंकिता खिलखिलाकर हंस पड़ी। अभी कहाँ सास बनी है मम्मा, 2 साल बाद बनेगी, तब तक तो मेरी ऐश ही ऐश है। फिर उसने इधर उधर देखते हुए पूछा, वैसे पापा कहाँ हैं? काव्या जी ने जवाब दिया, बाहर इंतजाम देखने गए हैं। आखिर उनकी इकलौती बेटी की शादी है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अंकिता चुपचाप नाश्ता करने लगी, लेकिन उसके चेहरे पर छुपी खुशी साफ दिखाई दे रही थी। फिर धीरे धीरे वो पल भी आ गया जिसका दोनों को बचपन से इंतजार था। मंत्रों और रस्मों के बीच अंकिता हमेशा के लिए अनमोल के नाम से जुड़ गई। दोनों परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई। हर तरफ हंसी, शोर और बधाइयों की आवाजें गूंजने लगी। लेकिन इस भीड़ और रस्मों के बीच अनमोल की नजरें सिर्फ अंकिता को ढूंढ रही थी। उसका दिल बार बार चाहता था कि वह उसे अपने पास खींच ले, उसके माथे को चूमे और बता दे कि अब उसके बिना एक पल भी रहना कितना मुश्किल होगा। लेकिन रस्मों और लोगों के बीच वो चुप था। कुछ देर तक दोनों को साथ बिठाया गया। रिश्तेदार बारी बारी से उनके साथ तस्वीरें खिंचवा रहे थे। फिर खाने का दौर शुरू हुआ और धीरे धीरे सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। इसी बीच अनमोल को मौका मिल गया। वह धीरे से अंकिता के पास आया और उसके कान के करीब झुककर फुसफुसाया, मेरी जिंदगी में आने के लिए बहुत बहुत बधाई। उसकी आवाज सुनते ही अंकिता का चेहरा लाल हो गया। वो हल्का सा मुस्कुराई और नजरें झुका ली। तभी अनमोल ने धीरे से उसके कान में कहा, आज रात अपने कमरे की खिड़की खुली रखना, ठंडी हवा आती रहेगी और तुम्हें घुटन नहीं होगी। उसकी बात में छुपा इशारा समझते ही अंकिता की धड़कनें और तेज हो गई और वह एकदम से झेंप गई। उसके गालों पर हल्की गुलाबी लाली उतर आई और उसने नजरें झुकाकर बस धीमे से हाँ में सिर हिला दिया। अनमोल की आंखों में उस वक्त एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह हर बीतते पल को अपनी मुट्ठी में कैद कर लेना चाहता हो। उसने धीमी आवाज में कहा, बहुत सारी बातें हैं अंकिता, ऐसी बातें जो फोन पर नहीं कही जा सकती। कुछ एहसास सिर्फ सामने बैठकर ही महसूस होते हैं। कल तो मुझे वापस जाना है, फिर ना जाने कब यूं तुम्हारे इतने करीब बैठ पाऊंगा। उसकी आवाज में छुपी उदासी सीधे अंकिता के दिल में उतर गई। ये शादी जितनी खूबसूरत थी उतनी ही मुश्किल भी। दोनों एक दूसरे के हो चुके थे, लेकिन फिर भी 2 साल की दूरी उनके बीच दीवार बनकर खड़ी थी। तभी अनमोल की नजर अचानक अंकिता के हाथों पर सजी गहरी मेहंदी पर पड़ी। उसने मुस्कुराकर उसका हाथ अपने करीब खींचा और शरारती अंदाज में बोला, तो बताओ इस मेहंदी में मेरा नाम कहाँ छुपाया है? अंकिता तुरंत शर्मा गई। उसने अपने होठों पर हल्की मुस्कान दबाते हुए कहा, अगर प्यार करती हैं तो खुद ढूंढ लीजिए। उसकी चुनौती सुनकर अनमोल की आंखों में चमक उतर आई। वो मुस्कुराकर बोला, अच्छा तो अब इस मेहंदी में अपना नाम ढूंढने के लिए मुझे आना ही पड़ेगा, अब तो ये जरूरी हो गया है। उसकी बात सुनकर अंकिता बस दांतों तले अपने होठ दबाकर रह गई। उसके दिल की धड़कनें हर गुजरते पल के साथ तेज होती जा रही थी। धीरे धीरे रात गहराने लगी। शादी की सारी रस्में खत्म हो चुकी थी। एक एक करके मेहमान भी अपने घर लौटने लगे थे।
पूरे दिन की भागदौड़ और शोर के बाद अब घर में हल्की खामोशी उतरने लगी थी। अंकिता भी अपने कमरे में वापस आ गई थी। दिन भर उसे अनमोल से ठीक से बात करने का मौका ही नहीं मिला। जब भी वह उसके करीब आता, उसकी सहेलियां उसे खींचकर अलग ले जाती और हंसते हुए कहती, अभी से इतनी बेसब्र मत बनो, अभी तो तुम्हारी विदाई भी नहीं हुई। वह बस मुस्कुराकर रह जाती, लेकिन उसके दिल की हालत कोई नहीं समझ सकता था। कमरे में आते ही वह आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने अब तक अपना लहंगा भी नहीं बदला था। लाल जोड़े में सजी हुई वह खुद को देखकर ही शर्मा रही थी। आज सच में वह बहुत खूबसूरत लग रही थी और अनमोल ने भी कई बार उसकी तारीफ की थी। उसे बार बार अनमोल की वही बातें याद आ रही थी जब वह उसकी आंखों में देखते हुए कह रहा था कि आज वह किसी परी जैसी लग रही है। उन शब्दों को याद करते ही उसके होठों पर मुस्कान आ गई और चेहरा फिर से लाल हो उठा। कुछ देर बाद वह धीरे से आकर बेड पर बैठ गई और अपना मोबाइल खोलकर अनमोल के साथ खिंचवाई तस्वीरें देखने लगी। हर तस्वीर के साथ उसकी मुस्कान और गहरी होती जा रही थी। तभी अचानक खिड़की तरफ हल्की सी आवाज हुई। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, कोई परछाई कमरे के अंदर कूद आई। अंकिता डर के मारे लगभग चीख ही पड़ी। उसने घबराकर सामने देखा तो अनमोल हंसता हुआ उसके सामने खड़ा था। ये क्या तरीका है आने का? वो घबराकर बोली, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। लेकिन अनमोल बिल्कुल बेफिक्र होकर उसके सामने बैठ गया। उसकी आंखों में वही शरारत और मोहब्बत एक साथ चमक रही थी। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम मुझे ही याद कर रही थी? उसकी आवाज इतनी मुलायम थी कि अंकिता का दिल फिर से धड़क उठा। वह हकलाते हुए बोली, नहीं, मैं तो बस ये मेहंदी देख रही थी। ये मेहंदी आपका इंतजार कर रही थी। आपने ही तो कहा था ना कि आप इसमें अपना नाम ढूंढने आएंगे। उसने बड़ी चालाकी से बात बदल दी, लेकिन अनमोल उसकी आंखों में छुपे एहसास पड़ चुका था। वह हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अगर तुम्हें मेरी याद नहीं भी आई तो इस